कस कलरचे आहेत का ब्लॅक आहे कलर सिलेक्ट करता का इथे रोज तोच आहे माइक्रोटेक्स बहुत ही हेवी पैकेज है और आप देख सकते हो पैकेजिंग किस तरह की है। जबरदस्त है पैकेजिंग किस तरह का किया आप देख सकते हो सब कुछ टूट फूट गया स्टेबलाइजर बहुत ही हेवी है तो बेस्ट सेलिंग स्टेबलाइजर था फ्लिपकार्ट पे इसलिए मैंने ये ले लिया सेल में मेरे लगभग 500 रुपये बच गए MRP इज़ 3890 लेकिन मुझे 1600 रुपीज़ में ये मिला है मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पे नहीं है तो एक्चुअल स्टेबलाइजर ये होता है जो स्टेबलाइज करके आपके वोल्टेज को कॉम्पेंसेट करे मार्केट में कुछ इस तरह के स्टेबलाइजर है जो बस कट ऑफ कर देंगे ऑन लो फ्रिक्वेंसी एंड लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज लेकिन वो उसको एक्चुअली स्टेबलाइज नहीं करेंगे मैंने पूरा स्टडी करके ये लिया है क्योंकि ये 50 लगभग 30-40 वोल्ट तक ऊपर नीचे कर सकता है वोल्टेज को एंड दैट इज़ मेन पर्पज़ ऑफ अ स्टेबलाइजर इन्होंने 1.5 टन तक इसको रिकमेंड किया है लेकिन मैं इसको 1 टन के एसी के साथ ही इन्वर्टर एसी के साथ ही यूज़ करने वाला हूँ वैसे मेरे पास और भी एसी है लेकिन उसको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो इन्वर्टर एसी नहीं है इन्वर्टर एसी का पीसीबी बहुत ही डेलिकेट होता है छोटे से वोल्टेज फ्लक्चुएशन में वो उड़ जाएगा इसलिए मुझे रिस्क नहीं चाहिए था और मुझे कंपलसरी ये डिजिटल डिस्प्ले चाहिए था जिसको हम चेक भी करेंगे कि ये एक्यूरेट है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर विच आई हैव तो डिजिटल डिस्प्ले होने के कारण आपको मतलब अलर्टनेस मिलेगा कि वोल्टेज कम है तो मेन स्विच आप ऑफ कर दो इसको मैं ओपन कर देता हूँ नॉट श्योर इफ दिस वन हैज़ अ कॉपर वाइंडिंग और नॉट लेकिन प्राइस के हिसाब से आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है इतना हेवी मशीनरी है तो थोड़ा सा थर्मोकॉल डालना चाहिए कंपनी को 3 इयर्स की इस पर वारंटी है ऑन साइट वारंटी अगर कुछ होता है तो बिल संभाल के रखो आपके घर टेक्नीशियन आ जाएगा ये हॉल माउंटिंग के लिए उन्होंने एक रेफरेंस दिया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इतना बड़ा स्टेबलाइज़र मैं लेके उसके मेजरमेंट वॉल पे नहीं ले सकता क्योंकि मैं सारी चीज़ें खुद से इंस्टॉल करता हूँ मुझे वो चैलेंजेस पता है तो ये आप वॉल पे चिपका दो और डायरेक्टली ड्रिल कर दो इतनी छोटी सी चीज़ लेकिन कितने काम की है अंदर छोटा सा थर्माकोल का टुकड़ा मुझे मिल गया 2 अच्छे खासे साइज़ के स्क्रूज आपको मिल जाएंगे विद द राउंड प्लग 1.5 टन का लोड ये लेगा और इतने पतले केबल्स इन्होंने दिए हैं एटलीस्ट 2.5 स्क्वायर होने चाहिए इसके ऊपर कुछ इंडिकेशन नहीं है 1 स्क्वायर mm के हैं 1 स्क्वायर mm 3 कोर
जो कि 1.5 टन के एसी के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहे हैं। मेरे पर्पस के लिए तो चल जाएगा। कुछ इस टाइप के लुक्स है, पैक-पीस है और बहुत ही हेवी है। अच्छा, कॉपर वाइंडिंग है गाइस, क्लियरली विजिबल है कॉपर वाइंडिंग। इस प्राइस में आपको कॉपर वाइंडिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी डील है। टू 2% एक्यूरेसी इन्होंने क्लेम की है, कैलिब्रेशन एक्यूरेसी। दैट मीन्स ये डिस्प्ले का जो वोल्टेज है, ये डिजिटल मल्टीमीटर जो आपको दिखाएगा वो 2% एक्यूरेट चलेगा। 2% का टॉलरेंस आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। दिस इज़ मेंस, और यहाँ से आपको आपके एसी के कनेक्शन देने हैं। आपको कोई प्लग नहीं मिलेगा इसके साथ, डायरेक्टली नेकेड वायर्स मिलेगी। और कुछ नहीं है अंदर। ये माइक्रोटेक का वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। ऑन साइट वारंटी है 3 साल की, जो कि आपने ऑनलाइन लिया तो ब्लैंक ही आएगा। आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन देखनी है तो पॉज करके रीड कर सकते हो। कस्टमर केयर नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, मैंने ये BPL का इन्वर्टर एसी लिया है, बस 1 साल पुराना था। मेरे पहचान वाले थे, उनसे ले लिया। इसकी न्यू की प्राइस बिल पे 25,000 है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें मैंने डिफ़िकल्टीज फेस की वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैंने इनके BPL के ऑफिशियल BPL का एसी IFB बनाती है, ओके गाइस। IFB अच्छी कंपनी है। तो उनके ऑफिशियल इंस्टॉलर को मैंने बुलाया है घर पे, और ये देख सकते हो उनका इंस्टॉलेशन चालू है। तो मैंने जब ये अनमाउंट करके लाया था तो उनके रेस्क्यू करके एक टीम है, RESQ। तो वो टीम क्या करती है, इनकी एथोराइज्ड सर्विस देती है। थर्ड पार्टी टीम है लेकिन इनकी एथोराइज सर्विस देती है BPL और कुछ ब्रांड्स के लिए। तो ये कॉपर पाइप मैंने निकाला था, तो उन्होंने बोला है कि ये पिंच हो गया है 2 साइड से, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर, इसलिए ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। और भाई साहब, मुझे अभी कॉपर पाइपिंग के लिए एडिशनल 3 मीटर अननेसेसरी पाइप लेना पड़ेगा। ये स्प्लिट एसी की दिक्कत है कि अगर आप इंडोर और आउटडोर में, आउटडोर यहीं पर बिठाने वाला हूँ और इंडोर अंदर है, आधे फीट का भी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। फिर भी मुझे 3 मीटर्स मिनिमम कॉपर पाइपिंग डालनी होगी फॉर नो रीज़न। तो ये स्प्लिट एसी का चैलेंज है। मैं वापस कभी भी यूज्ड एसी नहीं लूँगा। इससे अच्छा तो मैं एक विंडो एसी ले लेता, वो बहुत बढ़िया काम हो जाता। यहीं पर मैं दीवार फोड़ के उसको बिठा देता। मैं बहुत ही रिग्रेट कर रहा हूँ। अभी ये एसी मुझे न्यू एसी के कॉस्टिंग में जाने वाला है, इतना सारा खर्चा करके। तो मेरा ये ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है सबको कि अगर एसी ले रहे हो तो पहली बात तो इन्वर्टर वाला मत लेना, नॉन इन्वर्टर लेना, क्योंकि इन्वर्टर के लिए बहुत ही टेंशन में आपको रहना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने स्टेबलाइज़र भी मंगा के रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा। देखते हैं अभी इंस्टॉलेशन होने के बाद कितना लंबा बिल आता है मेरा। मुझे लगता है मिनिमम 5,000 तो आएगा ही। ऑलरेडी मैं 3,500 पे कर चुका हूँ। तो भाइयों, इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी तो अच्छी है, आप देख सकते हो पाइप को पूरा रैप किया है उन्होंने। इतना सारा एक्स्ट्रा पाइप मुझे डालना पड़ा बिकॉज ऑफ कंपनी नॉर्म्स।
3 मीटर का पाइप है टोटल। उसके ऊपर ये वाला कवरिंग है, इंसुलेशन है, और इस इंसुलेशन के ऊपर वाइट कलर का उन्होंने कवरिंग किया है, जिसका 350 रुपीज़ चार्जेस लिए हैं। इस ड्रेन पाइप के 200 रुपीज़ चार्जेस लिए हैं। ये माउंट करके देने के 200 रुपये चार्जेस लिए हैं। मतलब बस स्टैंड वॉल में माउंट करना था, स्टैंड मेरा है, ठीक है। अंदर से कुछ इस तरीके का इंस्टॉलेशन है। हमने इसको टेस्ट भी किया तो अच्छा कूलिंग दे रहा है। तो टोटल कॉपर पाइप और पूरा इंस्टॉलेशन मिला के इंस्टॉलेशन चार्जेस इनके मतलब रिजनेबल है, 1200 रुपीज़, जो कि स्टैंडर्ड थे। मैंने बाहर भी देखा तो। लेकिन जो छोटा मोटा कंज्यूमेबल्स के चार्जेस है और सबसे बड़ा खर्चा मुझे वो कॉपर पाइप का लगा। तो ये सब मिला के टोटल मुझे री इंस्टॉलेशन ऑफ दिस एयर कंडीशनर 5,500 रुपये, ठीक है। 5,500 रुपये मुझे इसके इंस्टॉलेशन पे गए। ये स्टेबलाइज़र भी लेना पड़ा 2,000 रुपये का। तो ये ओल्ड एसी लेके मैं कुछ नहीं बचा पाया गाइस। लगभग मैंने न्यू एसी की तरह ही प्राइस पे की है। तो ये मेरे लिए एक सबक था। ज़िंदगी में कभी मैं वापस ओल्ड या यूज्ड एसी नहीं लूँगा, और इन्वर्टर तो कभी नहीं लूँगा, ठीक है। ये इन्वर्टर था इसीलिए मुझे ये सारा झंझट करना पड़ा। अगर ये नॉर्मल एसी होता तो मैं लोकल एसी वाले इंस्टॉलेशन वाले से 1200 रुपये दे के यही वाला पुराना पाइप यूज़ करके इंस्टॉल कर देता। ये पुराना जो पाइप पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, वही इंस्टॉल करता। मुझे ये न्यू पाइप इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ये इन्वर्टर एसी है, इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए इसके चोचले में पूरे कर रहा हूँ। मेरे एक भी एसी को मैंने आज तक स्टेबलाइज़र नहीं लगाया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे घर में मुझे लगता है 3 एसी है। ये देखो कचरा कैसे छोड़ के चले गए। ये रेस्क्यू टीम वाली का इंस्टॉलेशन है। चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है गाइस, ठीक है। ये एक हायर का 1.5 टन का एसी है। ये आप भी लिया मैंने रिसेंटली, 1.5 टन का है। और एक है मेरे पास, ये सैमसंग का एसी है। तो ये मैंने पुराने फ्लैट में से निकाल के यहाँ पर लाया है। और ये सैमसंग का एसी उन्होंने ओल्ड पाइप यूज़ की थी गर्म करके, जो कि अभी तक चल रहा है। उस सैमसंग वाले एसी को तो 10 साल हो गए, इसको तो 1 ही साल हो गया लेके, लेकिन ये भी मस्त चल रहा है। R32 गैस है, आप देख सकते हैं इसमें। सैमसंग वाले में कौन सी है मुझे याद नहीं, देखता हूँ। ठीक है, उसका लेबल चला गया। तो एसी बिठाना एक खर्चीला काम है भाई। माना कि आपको कन्वीनियंस मिलेगा, राहत मिलेगी, लेकिन न्यू की फीलिंग ही अलग होती है। पैक पीस अगर माल आपके सामने ओपन होके इंस्टॉल हो रहा है, ये भी न्यू के जैसा ही है। 1 साल ही हुआ है और उन्होंने हार्डली 10-15 बार इसको यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं। ये एसी का रिमोट है, लाइट वाला रिमोट है। अंदर इसका इल्यूमिनेशन है, देख सकते हो आप। तो अभी मैं स्टेबलाइज़र को इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मुझे 15 एम्पियर का यहाँ पर एक पॉइंट निकाल के लेना है, और फिर जाके इस एसी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। अभी रिसेंटली मैंने ये शेड डाल के लिया है, और ये शेड के लिए मैंने एसी का इंस्टॉलेशन अभी तक किया नहीं था। बहुत दिन हो गए मुझे एसी लेके, लेकिन मैंने इंस्टॉलेशन रोक के रखा था, सो दैट मुझे ये शेड के नीचे ही रखना था फॉर हायर एफिशिएंसी।
ये मेरी एयरबीएनबी वाली से रूम है और ये जो शेड के नीचे का एरिया है ये भी मैं एयरबीएनबी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए ये सब खर्चा चल रहा है। बाकी हम लोग तो एसी कंटिन्यू यूज़ नहीं करते, ये हमारे वाले जो एसी है वो बस समर सीज़न में यूज़ होते हैं, लेकिन अभी एयरबीएनबी को दूंगा तो लॉज पे आने वाले लोग तो उसका पूरा मज़ा लेंगे, वो कभी बंद नहीं करेंगे इसको। इसीलिए मैंने इन्वर्टर लेने की सोची। देखते हैं अभी इन्वर्टर का रिस्पांस कैसे है। वैसे जो इंस्टॉलेशन वाला खुद बंदा था उसके खुद के घर में एक भी मतलब इन्वर्टर एसी नहीं है, और उसने खुद ने बोला कि मैं कभी भी ज़िंदगी में इन्वर्टर एसी नहीं लूँगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक। देखते मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ सेव करके इसको इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाता हूँ या नहीं, नहीं तो फिर ये वर्थलेस है। अभी मैं स्टेबलाइज़र को इंस्टॉल करके ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो 10 सेकंड्स का डिले है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन किया है। वाइट कलर का डिस्प्ले बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास वोल्टेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो ये इनपुट वोल्टेज इज़ 238, इसीलिए ये आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही मेंटेन कर रहा है, सेम आउटपुट वोल्टेज। अभी पता नहीं मेरे मल्टीमीटर को क्या हुआ है, लेकिन मैं इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। कुछ इस तरीके से वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। एसी की वायरिंग यहाँ पे लगानी है, ठीक है। स्टिकर मैंने लगाया, अभी मैं ड्रिल करूँगा और इस स्टेबलाइज़र को यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा फॉर दिस एसी। कैमरा में आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहा है सब कुछ, लेकिन इन एक्चुअल सिनेरियो इट्स वेरी स्टेबल, डिस्प्ले अच्छा है। बस मुझे इसका फंक्शनिंग पता चलना चाहिए कि 240 पे 240 ही दिखाएगा कि स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ करेगा। ये इन्होंने लिखा है कि कब स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा। मेरे केस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे ही रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज स्टेबल है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, ये इन्वर्टर एसी है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी। 5 साल की पीसीबी वारंटी है इस पर और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी। तो कंपनी को क्या कुछ बहाना ही चाहिए कि आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, इसके लिए आपका एसी ख़राब हो गया, इसलिए मैं स्टेबलाइज़र लगा रहा हूँ। इनपुटला आउटपुट होने की काय इनपुट जास्त आहे. 248 आउटपुट 220 दिलं. 220 बरोबर. एसीचं स्पीड पण कमी झाला लगेच. म्हणजे 45 ला सेट केलंय त्याने. 245 कट ऑफ आहे वाटतं, त्याच्यावर गेल्यावर स्टेप डाऊन करता येते. So guys, this is final video for this stabilizer and this air conditioner. Now let's turn it on. ऑन करते ही थोड़ा सा कभी कभी मतलब बहुत टाइम के बाद अगर आप ऑन करोगे तो स्टेबलाइजर में से झटके का आवाज़ आएगा, वाइब्रेशन थोड़ा सा. 10 सेकंड्स का डिले है. एसी ऑन हो गया. Now it's better.
तो अभी देख सकते हो इनपुट वोल्टेज इज़ 247 248, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी। मुझे पहले लगा कि इसका इनपुट आउटपुट कुछ चेंज ही नहीं होता। ठीक है, अभी इनपुट भी 247 है, आउटपुट भी 247 है शायद। पता नहीं इनका ट्रिगर पॉइंट क्या है। थोड़े टाइम पहले ही मैंने वीडियो डाली ना, तो उसमें 30 वोल्ट से नीचे ले रहा था वो, सॉरी 15 वोल्ट से नीचे करके स्टेबलाइज कर रहा था। मुझे लगता है मुझे माइक्रोटेक वालों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबलाइज़र तो अच्छा है, पर मुझे ट्रिगर पॉइंट इसका पता नहीं। लेट्स स्टार्ट द एसी। मैं एसी स्टार्ट करके देखता हूँ कुछ लोड आने पे ट्रिगर होता है क्या। एसी बहुत ही बढ़िया है गाइस, नो कंप्लेंट फॉर एसी। इतना इंस्टेंट कूलिंग है ना इसका। मेरे पास और 2 एसी है, उनका कूलिंग ऐसा नहीं है, लेकिन ये मतलब चालू होते ही कूलिंग स्टार्ट कर देता है। बाकी वाले ऐसे को 10-15 मिनट तो लगते हैं वेल प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन ये एकदम इंस्टेंट है। कूलिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ड्रेन पाइप से लीकेज हो रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम से मैंने इंस्टॉलेशन किया है अथोराइज वालों से, तो उनको आना पड़ेगा वापस देखने के लिए। ड्रेन पाइप का लीकेज मतलब ये नॉर्मल बात है, ये बहुत टाइम बहुत जगह पे होता है। इस केस में क्या है कि आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप है ना, ऊपर मेरा बीम आया है, नीचे थोड़ा सा गैप है, इसलिए ड्रेन पाइप ओपन है थोड़ा सा, मतलब उसको एक्सपोजर मिल गया है। बाकी के केस में क्या होता है, वॉल एकदम चिपक के होती है, तो वो वॉल में पानी चला जाता है। इस केस में वॉल में नहीं जा रहा। अगर लीकेज भी है तो वॉल में चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि लीकेज है करके पाइप में, मतलब जहाँ पर अटैचमेंट होती है। लेकिन इस केस में मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये साइड थोड़ी सी ओपन है क्योंकि यहाँ पर ऐसा स्टेप आया है। थैंक गॉड मैंने एसी यहाँ पर इंस्टॉल किया, क्योंकि मुझे ये डाउट था ही कि कभी भी फ्यूचर में लीकेज हो सकता है। रेस्क्यू वालों टीम ने मुझे ये स्पॉट ये मतलब रिकमेंड किया था, ये जहाँ पर लाइट लगी है ना वहाँ पर आप इंस्टॉल करो करके, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाई इतना महंगा 4K टीवी मैंने लगाया है नीचे, अगर लीकेज होके पानी अंदर जाता है तो आपकी एसी की कॉस्ट से ज़्यादा मेरे टीवी की कॉस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। स्टेबलाइज़र भी मैं नीचे लगाने वाला था टू हाइड दैट पॉइंट, मतलब जो पाइप्स दिख रहे हैं ना वो मुझे हाइड करने थे, लेकिन स्टेबलाइज़र भी ख़राब हो जाता अभी तक। थोड़ी देर पहले दोपहर में क्या हुआ, मैंने जब वीडियो डाली है, देखो मैं मराठी में बात कर रहा हूँ, डैड के साथ था मैं, तो वो उस टाइम पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसमें से रिले का मुझे आवाज़ आया स्टेबलाइज़र में से, और स्टेबलाइज़र ने वोल्टेज ड्रॉप करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे वोल्टेज 245 से अबव था। अभी भी 245 से अबव है, लेकिन वो ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा वोल्टेज, कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैसे उसका कट ऑफ दिया है, क्या फंक्शनलिटी है अंदर, वही समझ में नहीं आ रही, या फिर मुझे कोई फॉल्टी पीस मिला है। फॉल्टी तो नहीं लग रहा है ये पीस मुझे, क्योंकि अच्छा खासा पैक पीस था, मैंने दिखाया आपको अनबॉक्सिंग में। देखो अभी इतना 26 पे रखा है मैंने टेम्परेचर, फिर भी मुझे ठंडी लग रही। अच्छा अभी कुछ बजा, स्टेबलाइज़र में कुछ बजा गाइस, देखते हैं अभी क्या। ओके आउटपुट 246 ही है। क्या ये स्टेबलाइज़र है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसका फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, मेरे घर के पास मतलब इसका प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा वोल्टेज अच्छा खासा रहता है, कभी भी 230 के नीचे भी नहीं जाता, तो हमेशा फुल वोल्टेज रहता है मेरे पास। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे बगल में एक सोसाइटी है, वहाँ पर हाई वोल्टेज चला गया, सारे डीप फ्रीज़र, टीवी, कंप्यूटर सब कुछ उड़ गया लोगों का। मतलब 2 मिनट के स्पैन में सब कुछ मतलब डैमेज हो चुका था, बल्ब भी नहीं बचे। मेरा खुद का शॉप है वहाँ पर,
तो उस शॉप में से बल्ब भी नहीं बचे, सब कुछ उड़ गया, फ़ैन, बल्ब, एसी, सब कुछ। तो उस डर डर से मैंने ये स्टेबलाइज़र लिया है कि भाई तू स्टेबलाइज नहीं करता तो ठीक है, लेकिन कट ऑफ तो कर देना हाई वोल्टेज आने पे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं कंबाइन इसलिए डाल रहा हूँ कि एसी और स्टेबलाइज़र दोनों का आपको नॉलेज हो जाए। जो भी बंदा एसी के लिए वीडियो देख रहा है उसको स्टेबलाइज़र का नॉलेज मिल जाएगा, जो भी बंदा स्टेबलाइज़र देख रहा है उसको एसी का भी रिव्यू मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एसी है, इन्वर्टर एसी है। बिल के बारे में अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका ज़्यादा लोड नहीं आता, क्योंकि मेरे बाकी एसी जब स्टार्ट होते हैं ना तो लाइट डिम हो जाती है थोड़ी सी, मतलब 1 सेकंड के लिए, तो मुझे पता चलता है भाई ये कंप्रेसर कुत्ते की तरह पावर खींच रहा है। लेकिन इसका वैसा नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत ही लाइट और स्मूथ चल रहा है। और R32 वाला कंप्रेसर है। मैंने आउटडोर भी आपको दिखाया ना, आउटडोर मैंने शेड के अंदर लगाया है, इसलिए आउटडोर भी मतलब हैप्पी है, कभी ओवर हीटिंग का इशू नहीं, कुछ नहीं। ब्रांड न्यू पाइपिंग डाली है सब। इसको मैं सेकंड हैंड तो नहीं बोलूँगा, वैसे एज़ गुड एज़ न्यू है ये एसी, लेकिन फिर भी मुझे न्यू के प्राइस में ही गया है ये, विद इंस्टॉलेशन वगैरह सब पकड़ के। तो मैं बोलूँगा कोई सेंस नहीं बनता, आप ब्रांड न्यू ही ले लो। अगर आप बहुत ही पुराना एसी ले रहे हो, एकदम चीप थ्रो अवे प्राइस में मिल रहा है आपको, तो फिर ठीक है भाई, इतना रिस्क लेने का, मतलब ओल्ड एसी लेने का। मैं कभी जनरली ओल्ड चीज़ें लेता नहीं, लेकिन ये विद इन वारंटी था ना, तो इट्स एज गुड एज न्यू, मैंने न्यू ही लिया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी होता है वारंटी क्लेम कर सकता हूँ मैं। अभी बस 1 साल हुआ है इसको, 5 साल की पीसीबी वारंटी है और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े पैसे बचेंगे, जबकि मेरे बचे तो नहीं है। So that was all regarding this stabilizer and this air conditioner. I am happy with both of them. Stabilizer के लिए मैं कॉल करूँगा कल कस्टमर केयर को, माइक्रोटेक वाले को। मैं अभी रिटर्न देने के मूड में नहीं हूँ, इतना कौन झंझट करेगा, इतना हैवी वापस पैक करो और भेजो। लेकिन माइक्रोटेक वालों से मैं फ़ीडबैक लेता हूँ कि भाई ये सही में सही चल रहा है या फिर मुझे रिप्लेस करना चाहिए। खुद तो कंपनी वाले बोलेंगे नहीं कि रिप्लेस करो, फिर भी देखते हैं, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं रिप्लेस भी कर दूंगा। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ BPL 1 ton इन्वर्टर एयर कंडीशनर and Microtech 4160 plus stabilizer. If you have any questions, drop your comments below. Thanks for watching. Stay tuned. Live loud. गाइस सॉरी, ये वीडियो मैं वापस डाल रहा हूँ। अभी कुछ टाइम एसी चलाने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है 148 149 कुछ तो इसका ट्रिगर पॉइंट है, जो कि मैनुअल में भी नहीं लिखा। अभी देखो ये स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज, 222 इनपुट है, वो 249। मुझे लगता है 248 249 या फिर 247 कुछ तो इसका कट ऑफ पॉइंट है, जिससे ऊपर जाने के बाद ये एक्टिवेट कर देता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चल तो रहा है स्टेबलाइज़र, लेकिन कभी कभी चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर वही इसका फंक्शनैलिटी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो वही बताना था आपको। थैंक यू।